गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी प्यारे प्यारे मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेस में। साथियों, आप सभी के लिए हमारे दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित का जो सेशन होता है वो आप सभी के समक्ष में लाइव में हो चुका है। तो एक बार फ्रेंड सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी इन्विटेशन भेज दीजिए कि वो भी आके इस क्लास को अपने जो है ज्वाइन कर सके। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की, जिसमें हम अपने सेशन में क्या क्या चीज चर्चाएं करते हैं उसके बारे में बताते रहते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बता दें कि आपको हमारे इस सेशन में आपको जितने भी राष्ट्रीय खबरें होती हैं साथियों, राष्ट्रीय खबरें मिलती हैं। राष्ट्रीय खबरों के बाद में जितने भी इकोनॉमिक्स की खबरें होती हैं एवं इकोनॉमिक्स की खबरें भी आपको मिलती रहेगी। अंतरराष्ट्रीय खबरें ये भी हम आपके साथ में कवर करते हैं। जितने भी स्पोर्ट की सारी खबरें होती हैं साथियों वो भी आपके पास में मिलती रहती हैं, उसकी भी जानकारी हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं वो भी खबरें आपके पास जितनी भी बनती रहती हैं वो सभी कवर होती हैं। और इसके बाद में जितने भी इम्पोर्टेंट डेट होती है साथियों, क्या होते हैं जो इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं या डेट होते हैं उन सभी की जो सुर्खियां होती हैं वो आपके अपने सेशन में आप कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए मैंने बात करते हैं कुछ और नवीन ताजी खबरों की। लेकिन उससे पहले बता दें साथियों कि आज का जो हमारा आप सभी को मोटिवेशनल कोर्स मिलेगा वो बहुत ही क्या है ऊर्जादायक है, जो आपको क्या देगा, एक नवीन ऊर्जा देगा आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो फ्रेंड देखते हैं कि आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोर्स है वो क्या है। लेकिन इससे पहले साथियों, आज है 11 नवंबर। क्या होगा साथियों, आज हो जाएगा आपके पास 11 नवंबर। और 11 नवंबर की खबरों के साथ में आप क्या हो जाएंगे, आपके साथ में है हाजिर। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं 11 नवंबर में क्या क्या चीज खबरें हैं आपके साथ में बनी हुई हैं। और ये साथियों जितने भी समसामयिकी होते हैं वो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर के क्या होती है, आधारित होती है, उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया। इसके अलावा फिर जितने भी स्टेट पीसीएस हो गए या यूपीएससी सेक्शन का हो गया उसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन हो गए उसका सेशन बेहद ही जरूर पूछा जाता है। तो साथियों चलते हैं, बात करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोर्स से। साथियों आज का मोटिवेशनल कोर्स क्या है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा तुम योद्धा बन, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जी साथियों, क्या होगा, कोशिश कर हल निकलेगा, यानी साथियों आपको मोटिवेट कर रहा है ये आज का मोटिवेशनल कोर्स कि कोशिश करने वालों को क्या निकलेगा, हमेशा हल निकलता है। कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका हल जरूर निकलता है। आज नहीं तो कल निकलेगा। हमने कहा ना साथियों, समय लग सकता है लेकिन हल जरूर निकलता है। बन तुम अर्जुन सा क्या सद, ठीक है ना, अर्जुन के तीर सा सद, यानी कि जो अर्जुन का तीर सा वो क्या होता था, एक बार सद के बाद में कभी लक्ष्य से क्या होता, भटकता नहीं था। इसी तरह अपने आप को भी अर्जुन के तीर सा क्या बना लीजिए साथियों, जिससे आने वाले समय में आप कभी भी ना भटके। मरुस्थल से जल भी निकलेगा। जी मेरे साथियों, जो मरुस्थल है ना वहां से भी जल निकलेगा, यानी कि आपके अगर तकदीर में नहीं लिखा होगा ना तो आपका तकदीर भी फिर साथियों कह देगा कि ले दोस्तों, ले अपने साथियों को, अपने कर्मों का तुझे फल जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए साथियों क्या करना है, खुद को भी मोटिवेट रखना है और अपने साथियों को भी मोटिवेट रखना है कि जिंदगी कभी भी फिर क्या होती है, आसान होती नहीं है, आसान उसे बनाना पड़ता है। इसीलिए फ्रेंड्स हमेशा मेहनत करते रहिए, कभी भी अपनी जिंदगी से निराश मत होइए, कभी भी अपनी जिंदगी से उदास मत होइए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चेहरे पर मुस्कान आते रहिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में आज के सेशन का आपका पहला प्रश्न होगा, वो ऑन द स्क्रीन आपके स्क्रीन पर पहुंच रहा है साथियों। तो देखते हैं कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों वो दिया क्या गया है। चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेंड क्या है क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर अपना एक बार क्या करिएगा, सिलेक्शन वाला मोहर लगा लीजिएगा साथियों कि ये क्वेश्चन हमारे लिए आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकता है किसी भी परीक्षा में। साथियों बात की गई है अभी हाल ही में चर्चित मॉडर्न जूलियन, क्या हुआ साथियों, मॉडर्न जूलियन का जो आसिलेशन है क्या साथियों, मॉडर्न जूलियन आसिलेशन एमजेओ निम्न में से क्या है साथियों, आपके पास ये बताना है। एक शक्तिशाली तूफान है, समुद्री कहवाक है, यानी कि सहवाग जिसे कहते हैं साथियों या कवक कहते हैं, समुद्री वायुमंडलीय घटना है या बहुचर्चित कंपनी है। तो यहाँ पे चार चीजें दी गई हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है साथियों आपके पास में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समुद्री क्या है साथियों, वायुमंडलीय घटना है, क्या चीज जो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है ना। ऑसिलेशन जो है क्या है, ये एक प्रकार का समुद्री वायुमंडलीय घटना है। अब चलिए फिर जानकारियां लेते हैं। अभी बहुत सारी आप ये देख रहे होंगे साथियों क्या है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की जो मानसून की जो छवि होती है साथियों
वो बनती रहती है और उसी को साथियों क्या कहते हैं, मैडन जूलियन ऑसिलेशन की घटना कहते हैं, जो एक समुद्री वायुमंडल ये घटना है जो समुद्र भर में मौसम की गतिविधियों को क्या करती है साथियों, प्रभावित करती है। जो क्या करती है, जितने भी देश होते हैं, जितने भी क्या होते हैं दुनिया के सभी भाग में क्या करती है, मौसम की जो गतिविधियां होती हैं उसको प्रभावित करने का काम करती है। तो यहाँ से साथियों महत्वपूर्ण घटना क्या है, सबसे पहले समझिएगा कि जो मैडन जूलियंस है, क्या है मैडन जूलियंस ऑसिलेशन है, वो मुख्य प्रकार से क्या है, समुद्री वायुमंडलीय घटना है और यह दुनिया भर के मौसम गतिविधियों को क्या करती है साथियों, प्रभावित करती है। जितने भी फ्रेंड क्या होंगे डीपली एग्जाम होंगे वहां पर आपसे पूछ सकता है ये किस प्रकार की घटना को प्रभावित करता है। उदाहरण क्या साथियों, ये दुनिया भर के मौसम की गतिविधियों को क्या करती है, प्रभावित करता है। आगे फ्रेंड समझिएगा, आप देखिएगा फ्रेंड जो होगा इसे 30 से लेकर 60 दिवसीय दोलन, क्या होगा साथियों, इसे लेके 30 से लेके 60 दिवसीय दोलन या 30 से लेके 60 दिवसीय तरंग या इंस्टा सीजन दोलन के रूप में भी जाना जाता है। साथियों इसका जो अन्य नाम आएगा वो क्या होगा, 30 से लेकर 60 दिवसीय जो दोलन होता है उसके बारे में बात की गई है। और या 30 से लेकर साथियों जो 60 दिवसीय तरंग या इंस्टा सीजनल दोलन के रूप में भी जाना जाता है। वास्तविकता में ये साथियों चर्चा में क्यों रहा है, तो चर्चा में रहने का साथियों मुख्य कारण ये है कि भारत के पूर्वी में साथियों क्या हुआ है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर अधिकतम खतरों वाले चक्रवात से ग्रस्त रहे। आप सभी को पता होगा पूर्वी क्षेत्र यानी कि फिर क्या हो जाएगा, जितना भी आपके पास में यहाँ पे पूर्वी क्षेत्रों में अगर चले तो पूर्वी क्षेत्रों में फिर आपके पास में उड़ीसा होगा, क्या साथियों उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा के साथ में फिर आपके पास है यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा। तमिलनाडु है साथियों, क्या हो जाएगा यहाँ एपी है यानी कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा। और यहाँ पे साथियों क्या है तमिलनाडु। तो इतने सारे जो क्षेत्र होते हैं पूर्वी क्षेत्रों में ये फिर क्या होते हैं, इसकी तबाही से हमेशा क्या रहते हैं, परेशान। अगर साथियों इधर आके तो महाराष्ट्र है आपका, यहाँ पे क्या होगा महाराष्ट्र होगा, इसके साथ में साथियों कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो भी कुछ जुड़ा हुआ है। और फिर क्या आपके साथ में केरल का जो क्षेत्र है, ये साथियों क्या है कुल मिला के आपके पास है 5 से 6 ऐसे राज्य हैं, 7 राज्य हैं। फिर क्या है कुछ इस प्रकार होते हैं जो इस प्रकार के चक्रवाती तूफान होते हैं, इसको क्या होते हैं मुख्य रूप से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन अक्टूबर 2020 में इस मानसून के दौरान क्या हुआ साथियों, अक्टूबर 2020 में इस मानसून के दौरान इस तरह की घटनाओं में चूक हुई और मैडम जूलियन दोनों में इसका कारण हो सकता है। यानी साथियों अक्टूबर में इस प्रकार की कोई घटना हुई ही नहीं है, इसका जो फिर कारण है वो क्या है, मैडन जूलियन दोलन इसका ही क्या कर सकता है, मुख्य कारण हो सकता है। क्योंकि ये साथियों क्या होता था कि प्रतिवर्ष ठीक है ना, अगर चाहे या तो पूर्वी क्षेत्रों में जाओ या पश्चिमी क्षेत्रों में हो, कहीं ना कहीं साथियों क्या होती थी, इस प्रकार की घटनाएं होती थी, वो होती रहती थी। लेकिन इस बार अक्टूबर में घटनाएं नहीं हुई थी, इस बार साथियों कब हुई थी, मई में घटनाएं हुई थी। और मई में साथियों कहाँ पे हुई थी, जो ये क्षेत्र है कहाँ असल है साथियों, साथियों जो कलकत्ता वाला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, वो 31 मई को फिर क्या आया था, यहाँ पे एक तूफान आया था। इसके बाद में फिर क्या होता है, मई के बाद में जुलाई में फिर क्या आया था आपके पास महाराष्ट्र में घटनाएं हुई थी। लेकिन अक्टूबर में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई हैं, तो जिसका मुख्य कारण क्या है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो होगा ये समुद्री वायुमंडलीय की घटना को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसीलिए फिर ये जानकारियां जो है आप सभी के लिए बनी हुई है। चलिए साथियों आ चुके हैं हम आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में चर्चित PLI योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, आपको ये बताना है साथियों। PLI जो योजना है वो किस मंत्रालय की योजना के अंतर्गत में शुरू की गई है, आपको ये बताना है। रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा यहाँ से वो बन जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो साथियों यहाँ पे अगर हम मंत्रालय की बात करते हैं तो हमें मंत्री की बात ना करें तो आपके लिए क्या होगा, अन्याय होगा। इसलिए सबसे पहले फिर क्या होगा, मंत्री की बात कर लेते हैं। तो साथियों इसके राज्य मंत्री कौन है, आप सभी को पता होगा, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन है, राजनाथ सिंह है, ठीक है ना। क्या होगा साथियों, राजनाथ सिंह जो सिंह हैं वो क्या है, इसके केंद्रीय मंत्री हैं। इसके साथ ही अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बारे में, तो साथियों क्या रखना है, रविशंकर, ठीक है ना साथियों, रविशंकर प्रसाद। क्या होगा साथियों, रविशंकर प्रसाद क्या है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो होता है वो किसका साथियों, रविशंकर प्रसाद का है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय साथियों कौन है, अर्जुन मुंडा। ध्यान रखना सभी के लिए, ये कहीं ना कहीं सुर्खियां बन सकती हैं, क्या साथियों, अर्जुन मुंडा है। और जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है साथियों वो किसका है, हरदीप पुरी का है।
क्या साथियों, हरदीप पुरी जो है इसके मुख्य रूप से मंत्री बने हुए हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए भाई अगला बात करते हैं। यहाँ पे कुछ जो सूचनाएं हुई हैं उसके बारे में क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, क्या हुआ साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए, क्या हुआ साथियों, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए PLI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय होता है उसके तहत आने वाली फिर क्या है, एक योजना है। ठीक है, क्लियर। यहाँ से वर्तमान में फिर क्या है, चर्चा में क्यों रहा है, तो सरकार का उद्देश्य ये है कि PLI योजना के दायरे का विस्तार करना, जिससे पहले से शामिल मोबाइल फोन संबद्ध उपकरण, दवा सामग्री और चिकित्सा उपकरणों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र जैसे 10 और क्षेत्र को इसमें जो होगा उसमें शामिल किया जाएगा। यानी फिर क्या हुआ, आप सभी को बताना है जो PLI है, क्या साथियों, जो PLI है इसमें कुछ और क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की फिर क्या हुई है, बात करने के लिए यहाँ पे चर्चा में आया हुआ है। जिसमें अभी तक क्या था साथियों, मोबाइल फोन थे, मोबाइल फोन के बाद में फिर क्या हुई थी, दवा की कंपनियां थी, दवा के बाद में क्या थी, चिकित्सा थी। अब इसके अलावा ठीक है ना साथियों, अब जितने भी खाद्य प्रसंस्करण होंगे यानी जो भी खाद्य सामग्रियां होती हैं, क्या होती है साथियों, जो खाद्य सामग्री होती है अब उसको भी क्या होगा इस दायरे में मुख्य रूप से लिया जाएगा। तो आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण चीजें फिर आपके लिए जो क्या चीजें हैं ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना है, इसे सूचना इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत में रखा गया है। ठीक है ना साथियों। चलिए आ चुके हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि अभी हाल ही में किसने EOS 01 लॉन्च करने के लिए PSLV-C रॉकेट जो होगा 49 का जो है उपयोग किया था। इसरो ने, नासा ने, चीन ने या अमेरिका ने। साथियों राइट आंसर क्या बनेगा, तो ये साथियों जो क्रिया की गई है वो भारतीय के अंतरिक्ष जो अनुसंधान केंद्र जिसका नाम है फ्रेंड क्या है, जिसका साथियों जो नाम है वो रखा गया है इसरो। ठीक है ना, क्या होगा साथियों, जो इसका नाम रखा गया है जिसका नाम है इसरो। तो इसरो के द्वारा साथियों क्या हुआ है, इस क्वेश्चन का बन जाएगा अपना राइट आंसर। पहले चीज यहाँ पे अब साथियों दो चीज समझते हैं। सबसे पहले फिर क्या समझते हैं, ये तो आपके पास होने वाला क्या है, एक रॉकेट है। ठीक है ना, उपयोग किया गया था रॉकेट का जिसका नाम था PSLV-C49। ठीक है ना, ये क्या है, इस रॉकेट की सहायता से क्या हुआ साथियों, जो लॉन्च किया गया है आपके साथ में ये EOS 01 जो लॉन्च किया गया है वो किसकी सहायता से लॉन्च किया गया है, तो PSLV जो होगा वो एक प्रकार का रॉकेट है और इसकी सहायता से बहुत सारे जितने भी क्या होते हैं अंतरिक्ष में लॉन्चिंग होती है, तो इसी रॉकेट की सहायता से फिर क्या होती है, लॉन्च की जाती है। साथियों PSLV की सहायता से क्या हुआ था, जो चंद्रयान की घटनाएं हुई थी, चंद्रयान 2 हुआ था साथियों, क्या हुआ था, मंगल मिशन भी हुआ था साथियों, क्या हुआ था, मंगल मिशन, क्या हुआ था साथियों, जो मंगल मिशन था वो भी क्या हुआ था साथियों, PSLV के रॉकेट से ही होगा मुख्य रूप से लॉन्च किया गया होगा। अगर आपने मंगल मिशन मंगल जो मूवीज है अगर उसको देखा होगा तो साथियों आपको समझ में आ जाया होगा कि किस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं और किस प्रकार से इसकी लॉन्चिंग की जाती है। बहुत ही अच्छी तरीका से वहां पे साथियों क्या हो गया है, इसके बारे में जानकारियां दी गई है। चलिए साथियों, इसरो ने क्या हुआ है, इसरो ने 9 ग्राहक उपग्रहों को, क्या हुआ साथियों, 9 जो ग्राहक उपग्रहों के साथ PSLV-C49 रॉकेट का जो होगा उपयोग करते हुए, यानी साथियों क्या होगा, जो 9 ग्राहक उपग्रह हैं उनको लॉन्च करने के लिए PSLV-C49 रॉकेट का जो होगा उपयोग किया है। और एक ऑल वेदर अर्थ ऑब्जेक्शन सैटेलाइट जो होगा साथियों EOS लॉन्च किया गया है। अब साथियों ध्यान रखना, जो EOS 01 है वो वास्तविकता में क्या है, ये ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यानी साथियों क्या होगा, ये पूरी पृथ्वी को, क्या होगा साथियों, पूरी पृथ्वी की जो मौसम है उसकी जानकारियों को फिर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है ना, लिखा नहीं गया साथियों ऑल वेदर अर्थ, यानी कि पूरे जो पृथ्वी का क्या है साथियों, ऑब्जर्वेशन करेगा। किसका साथियों, वेदर मतलब होता है पर्यावरण का या मानसून का। वेदर मतलब होता है मौसम, और मौसम की जानकारियों का साथियों को क्या करेगा, पूरे पूरे विश्व के, ठीक है ना, पूरे विश्व के मौसम का क्या करेगा साथियों, परीक्षण करेगा। ठीक है ना साथियों, क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा यानी कि परीक्षण करेगा। क्लियर। यहाँ से लॉन्च किया गया था साथियों पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। साथियों क्या होगा, पृथ्वी जो अवलोकन उपग्रह है वो क्या है, एक प्रकार का रडार इमेजिंग उपग्रह है। इमेजिंग का मतलब होता है साथियों कल्पनीय है। ठीक है ना, ये हमेशा क्या कहता है, परीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्य रूप से बनाया गया है। अब साथियों PSLV-49 क्या है, ध्यान रखना,
या DL कांग्रेशन, ठीक है ना, टू सॉलिड स्टेन और मोटर्स के साथ में PSLV द्वारा भरी गई उड़ान जो है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। EOS 01 क्या है, या कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता के अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। मतलब साथियों क्या होगा, आपसे इससे फायदा ये होगा कि किस मौसम में बारिश होगी, किस बार बारिश कब होगी, उसी प्रकार से जो कृषि की जो फसलें होती हैं उसको बोई जाए तो उसके अनुकूल। जैसे फिर क्या होता है, आप सभी को पता होगा, मान लिया अधिक मात्रा में फिर क्या होगा, धान की फसलों को लगा दिया गया, ठीक है ना, धान की फसलों को लगा दिया गया और बारिश नहीं हुई तो क्या हो जाएगी, फसल खराब हो जाएगी। लेकिन साथियों अगर ये पता हो जाएगा कि हमें आगे क्या होगा, बारिश कम होगी, अगर साथियों क्या होगा, वर्षा अगर क्या होती है, कम होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे फिर क्या हुआ, अरहर हुआ, ठीक है ना, अरहर हुआ, तिल हुआ, ठीक है ना, इन सभी फसलों को क्या कर सकते हैं साथियों, उगा सकते हैं अगर बारिश की मात्रा कम होती है तो इसीलिए साथियों क्या किया गया है, इस जो उपग्रह लॉन्च किया गया है, इससे क्या कर सकते हैं, हम पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करेंगे मौसम के बारे में कि कब किस मौसम में जो होगा वो बारिश हो सकती है या बारिश नहीं हो सकती है, किस प्रकार का मौसम रहेगा, इन सभी की जानकारियां यहाँ पर देता रहेगा। क्लियर यहाँ से। चलिए साथियों, आज जो है आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे को गूगल द्वारा डूडल के साथ में चिन्हित किया गया था, वह निम्न में से क्या थे, आपको ये बताना है साथियों। ये घटना जो हुई है ये साथियों कब की है, ये परसों की घटना है साथियों, यानी कि आपको आज 11 तारीख है, 9 तारीख की फिर क्या ये घटनाएं हैं साथियों, क्या होगा, ये जो घटना है 9 नवंबर की घटना है साथियों, क्या हो गया, 9 नवंबर की घटना है, आपको बता दें। और आपने जब गूगल खोला होगा इंटरनेट पर तो आपने ये देखा होगा कि वहां पर एक डूडल बना हुआ था, क्या हुआ था साथियों, डूडल बना हुआ था। वो डूडल साथियों किसका था, पुरुषोत्तम लक्ष्मण पांडे का था। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पुरुषोत्तम लक्ष्मण पांडे थे, वो उनका व्यवसाय क्या था या वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, फिल्म निर्माता, पत्रकार, मराठी लेखक या साहित्यकार। तो साथियों राइट आंसर अपने पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मराठी लेखक थे साथियों कौन, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। अब जानिए देखिएगा, हमने आपके साथ में इमेज भी दिखा दिया साथियों, इस प्रकार का जो डूडल था वो कुछ गूगल ने बनाया हुआ था। तो ये क्या था साथियों, ये एक मराठी लेखक थे पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। 1919 से लेकर सन 2000 तक को इनकी शुरुआत पूला देश पांडे के नाम से भी जाना जाता है साथियों, क्या हुआ है, पूला देश पांडे के नाम से भी इनका नाम जाना जाता था। और एक क्या थे ये, मराठी लेखक और हास्य लेखक थे, ठीक है ना। हास्य मतलब होता है साथियों क्या होता है, जो कार्टून को लिखते हैं, ठीक है ना साथियों, जो हास्य कलाकार होते हैं उनको लिखने का काम करते हैं तथा मराठी लेखक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। ये साथियों मुख्य रूप से किसके लिए ध्यान दिया, ये अगर देखा जाए तो MH यानी साथियों क्या होगा, MHA यानी कि महाराष्ट्र की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, महाराष्ट्र की परीक्षाओं के लिए क्या होगा साथियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। वह एक फिल्म क्या होगा साथियों, ध्यान रखना, वह एक कुशल फिल्म और मंच अभिनेता, लेखक, पटकथा लेखक या संगीतकार भी थे। ध्यान रखना साथियों, वो क्या थे, अभिनेता नहीं थे साथी, वो एक मंच अभिनेता लेखक थे तथा जो है पटकथा लेखक थे और संगीतकार और गायक भी थे, ये उनकी रुचि थी, ठीक है ना। और यह सब साथियों ध्यान रखना, ये उनकी क्या हो गई 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में गूगल ने उन्हें चिन्हित करने के लिए गूगल ने एक डूडल बनाया था, जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यही साथियों क्या है, गूगल का डूडल यही है, ठीक है ना साथियों, गूगल का डूडल, ठीक है ना साथियों। क्या हो गया, बनाया गया था, कब बनाया गया साथियों, ये बनाया गया है 9 नवंबर को, ठीक है ना साथियों, कब हुआ है 9 नवंबर को ये बनाया गया था। उन्होंने महाराष्ट्र के, ठीक है ना साथियों, उन्होंने महाराष्ट्र के प्यारे व्यक्तित्व के रूप में भी इनको जाना जाता था। महाराष्ट्र के प्यारे व्यक्तित्व का जो नाम था साथियों वो किसका था, वो भी नाम था पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे का। ध्यान रखना, इनको दो नाम से जाना जाता था, एक तो पूला देश पांडे, एक क्या था साथियों, महाराष्ट्र के प्यारे व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था इनका नाम। यहाँ से महत्वपूर्ण सुर्खियां बन सकती हैं, खासकर से क्या होगा साथियों, जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन सकता है। साथियों अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, उद्यम योजना क्या होगा साथियों, उद्यम योजना जो होगा वो किस मंत्रालय के अंतर्गत में आती है, आपको ये बताना है। वित्त मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, कृषि और किसान केंद्र कल्याण मंत्रालय या सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय। साथियों राइट आंसर क्या बनेगा, तो दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ से जो हमारे पास राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आ जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी। साथियों उद्यम का मतलब क्या होता है, कार्य,
और कार्य साथियों हमेशा अधिकतर किए कहा जाते हैं, जो क्या होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है ना। उद्यम की बात की गई साथियों, तो उद्यम का संबंध क्या होगा, उद्यम से होगा, इसलिए ऑप्शन हमारा डी क्या बन जाएगा, यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर यहाँ से। अब इसका साथ देखिएगा उद्यम जो का वो एक क्या भाई, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई, ठीक है ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम चैंपियनशिप, ठीक है साथियों, इससे क्या होता है, MSME के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें क्या है, चैंपियनशिप है, तो इसके बारे में बात की गई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने साथियों क्या हुई है, भारत सरकार ने घोषणा किया है कि 11 लाख से अधिक, ठीक है ना, जितने भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्या है साथियों, उद्यम जो होंगे वो पंजीकरण की नई ऑनलाइन प्रणाली के तहत फिर क्या क्या हो जाएगा, इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फिर कैसे कर सकते हैं, आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट जाने के बाद में इस प्रकार का फिर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, वो पोर्टल खुलेगा, आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या 1 जुलाई 2020 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उद्यमों के वर्गीकरण और पंजीकरण की एक नई प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये कब हुआ था साथियों, 1 जुलाई 2020 को लागू करने की बात की गई थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। यह पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से फिर क्या होगा, ऑनलाइन होगा, पेपरलेस होगा, एवं स्व घोषणा पर आधारित होगा। यानी मतलब क्या होगा साथियों, जब स्व घोषणा क्या होता है, जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है, ठीक है ना साथियों, और यहाँ पे कुछ लिखा रहता है कि मेरे द्वारा ऊपर भरी गई जितनी भी प्रविष्टियां हैं वो मेरी जानकारी के मुताबिक सत्य और क्या है साथियों, सही है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतियां पाई जाती हैं तो मेरा अभ्यर्थना जो होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो साथियों आप क्या करते हैं, इसको टिक कर देते हैं, तो मतलब क्या हो गया, आपका साइन हो चुका है कि आपने जितने भी जो सूचनाएं दी गई हैं आपने उसमें जो है अपनी घोषणा पर सहमति दे दी है, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण के लिए कोई दस्तावेज अपलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी साथियों हमने क्या है, ये पूरी तरह से पेपरलेस भी है, ऑनलाइन भी है, और ये स्व घोषणा पर आधारित भी है, ठीक है ना। ये इतना चीजें हैं, और इसमें किसी प्रकार का जो है दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये छोटा सा फॉर्म है, आप भर करके जो आपके पास में फिर अगर आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो उसमें अपना पंजीकरण जो है वो करा सकते हैं। क्लियर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड क्या हुआ, ये 6 हुआ है कि किसे हॉकी को, ठीक है ना साथियों, आपको बताना है कि किसे को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अरविंद सक्सेना, ज्ञानेंद्रो निंगो अम्बम, और साथियों निकुंज श्रीवास्तव, बाल गोपाल शर्मा। तो साथियों राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हियर, ठीक है साथियों। चलिए बात करते हैं, अभी आपके पास है महत्वपूर्ण संख्या के। ज्ञानेंद्रो निकोम्बम मणिपुर के फिर क्या थे, जो हॉकी टीम इंडिया के क्या हुए, ये अध्यक्ष चुने गए, ठीक है साथियों। क्या होगा, इन्हें हॉकी इंडिया क्या क्या होगा, अध्यक्ष चुना गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, तो ये मणिपुर के रहने वाले हैं। इससे पहले वह जुलाई 2020 से हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले फिर क्या होगा, हॉकी इंडिया के जो होगा वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे साथियों, कब, जुलाई 2020 से लेकर। वह हॉकी इंडिया का नेतृत्व करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले अध्यक्ष बने हुए हैं। साथियों क्या रखना, जो मणिपुर आपके साथ में क्या है, पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत में आने वाला है, तो पूर्वोत्तर भारत में क्या होगा, पहले अध्यक्ष बनने वाले क्या होंगे, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले खिलाड़ी बनेंगे, ठीक है। पूर्व अध्यक्ष को रहे हैं, तो पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ठीक है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने के बाद में हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड में फिर क्या हुआ, इन्हें शामिल हो गए, ठीक है ना। पूर्व अध्यक्ष जो हॉकी के साथियों पूर्व अध्यक्ष थे, जिसका नाम था मोहम्मद मुश्ताक अहमद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर फिर क्या हो चुके हैं, निर्विरोध जो होगा वो चुने जा चुके हैं। इसलिए हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष पद का था जो कार्य था वो खाली हो गया था, जिसमें ज्ञानेंद्रो निंगोंबम को फिर क्या हुआ है, मुख्य रूप से इनको नियुक्ति दे दी गई है। अब साथियों अगर आपसे एक क्वेश्चन की बात करें कि वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो हॉकी टीम के जो भारतीय साथियों क्या है, भारतीय हॉकी टीम है, ठीक है साथियों, उसके कैप्टन कौन है साथियों, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में हम आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको दे चुके हैं। कल वाले सेशन में हमने बताया था साथियों कि वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन है। सभी साथियों को जितने भी सेशन को इससे देखेंगे कमेंट करके जरूर बताना। वास्तविकता में फिर क्या है इसका, मैं अगर आपको क्या होगा अभी लास्ट में बताऊंगा कि ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन बने हुए हैं, ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको बताना है यहाँ से। 7 नवंबर, 8 नवंबर, 6 नवंबर या 9 नवंबर। तो साथियों सभी को पता होगा कि 7 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या होता है, राष्ट्रीय
कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब साथियों ये है क्या, इसके बारे में जानकारी बात करते हैं। तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है और इसको शुरुआत कब हुई थी साथियों, 2014 में। 2014 में फिर क्या हुई थी, इसकी शुरुआत की गई थी, पहली बार इसे मनाया गया था। और यह दिन कैंसर के प्रसार को रोकने के बारे में फिर क्या होता है, जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। और कोई भी लक्षण का जल्द से पता कैसे लगाया जा सकती है, इसके बारे में हमें होनी चाहिए। क्योंकि साथियों क्या होता है, कैंसर का कई स्टेज होता है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड। स्टेज फर्स्ट में फिर क्या हो सकता है, इंसान इसे पूरी तरह से रोग मुक्त हो सकता है, ठीक है ना। स्टेज सेकेंड में फिर क्या हो सकता है, अपना जीवन कुछ दिनों तक सामान्य रूप से जी सकता है। लेकिन स्टेज थर्ड में फिर क्या होता है, जब पहुंचने के बाद में जिंदगी की जो होती है रेस होती है वो समाप्त हो चुकी होती है और इंसान क्या होता है साथियों, वो मर जाता है। तो ध्यान रखना किस स्टेज में किस प्रकार के लक्षण होते हैं, इसकी भी कैंसर की जानकारी हमेशा हमारे के लिए क्या होनी चाहिए, बनी हुई चाहिए। यहाँ से साथियों क्लियर है। और आपको बता दें कि जो कैंसर होता है वो हमेशा फिर फैलता किससे है, तो जितने भी तंबाकू होते हैं क्या होता है, जो तंबाकू के सेवन से होता है, ठीक है ना। क्या होता है साथियों, तंबाकू के सेवन से क्या होता है, कैंसर होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तंबाकू निषेध दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, क्योंकि मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, आपको साथियों कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। याद इन साथियों क्या होता है, वैज्ञानिक मैरी क्यूरी, ठीक है साथियों, याद दिन होगा वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती के साथ में आता है, जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। साथियों क्या थी, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। और उन्होंने रेडियम और प्लूटोनियम, क्या हुआ साथियों, उन्होंने रेडियम और प्लूटोनियम की खोज के लिए इसे जीता था। यानी साथियों इन्हें जो होगा नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो किस खोज के लिए दिया गया था, तो उन्होंने रेडियम के और प्लूटोनियम के खोज के लिए जो हो गया उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तभी से जो हो गया कैंसर जागरूकता दिवस हो गया मनाया जा रहा है। अब साथियों बता दें आपको कि 31 मई को फिर क्या होता है, 31 मई को प्रतिदिन क्या होता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जिससे हम कैंसर के साथियों क्या होता है, जो कैंसर के फैलने की घटनाओं को क्या कर सकते हैं साथियों, कम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, आज से आप मेरे सामने शपथ ले लीजिए, कसम खा लीजिए कि आज से अगर जो भी साथी हमारे सिगरेट पी रहे होंगे या तंबाकू का सेवन कर रहे होंगे, अब वो नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि आपका भविष्य है। और आपका भविष्य साथियों किसकी देन है, ये आपके माता पिता की देन है। इसलिए आप अपने माता पिता के सुरक्षा की दृष्टि से, अपने जीवन की रक्षा की दृष्टि से, अपने पत्नी की क्या है साथियों, अपने बच्चों के खातिर में क्या करिएगा, तंबाकू आज से छोड़ देंगे। आप ये वादा करिए, अपने आप से करिए कि आज के बाद में मैं तंबाकू का सेवन कभी नहीं करूंगा। मैं आज से ये दृढ़ संकल्प लेता हूँ। तो साथियों इसी के साथ में बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बना हुआ है कि अभी हाल ही में चर्चित टिग्रे, टिग्रे में क्या था, एक ये क्षेत्र है। क्या साथियों, जो टिग्रे है ये एक प्रकार का जो होगा वो क्षेत्र है। तो वो साथियों क्षेत्र कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है, ठीक है ना। देश जो होगा वो किस देश का है, केन्या का है, अमेरिका का है, इथोपिया का है साथियों, या श्रीलंका है। तो साथियों राइट आंसर हमारे बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब साथियों बात होती है इथोपिया है क्या, तो साथियों ध्यान रखना कि इथोपिया जो होगा वो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहा साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में जो होगा ये स्थित है। मैं आपको अभी ले चलता हूँ साथियों कहाँ पे, सबसे पहले जानकारियां इकट्ठा करते हैं, फिर आपको मैप में दिखाते हैं, पूरे वर्ल्ड का सैर कराते हैं एक बार। इथोपिया, इथोपिया के 9 क्षेत्रों, क्या होगा साथियों, इथोपिया के 9 क्षेत्रों में जो होगा सबसे उत्तरी है, ठीक है ना साथियों, में सबसे उत्तरी है। और यह ग्रेटियन यूरोप और कुमाना लोगों की क्या है साथियों, मातृभूमि भी है। कौन साथियों, जो आपके साथ में दिया गया है इथोपिया, एटा जो है फिर क्या है वो आपके साथ में इथोपिया के 9 क्षेत्रों में क्या सबसे उत्तरी में स्थित है। और यह ग्रेटियन क्या हुआ फिर, टेग्रियन जो होगा यूरोबा और कुनामा लोगों की क्या है, मातृभूमि है। इथोपिया महान दरार घाटी द्वारा फिर क्या हुआ, विभाजित देश है। क्या हुआ, इथोपिया महान दरार घाटी द्वारा विभाजित क्या है, एक देश है। जो कि एडिस अबाबा, क्या हुआ साथियों, एडिस अबाबा वहां की फिर क्या है, राजधानी है। क्या होता साथियों, राजधानी है। कहाँ के साथियों, ये राजधानी है कहाँ के साथियों, इथोपिया की क्या है, राजधानी है। कौन, एडिस अबाबा। अपनी राजधानी के साथ में फिर क्या होता है, विभाजित होता है। वर्तमान में फिर क्या है, जो चर्चा में रहने का कारण क्या है, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबीब अहमद, क्या हुआ साथियों, अबी अहमद ने घोषणा की है कि टिग्रे क्षेत्र में सशस्त्र बलों द्वारा कथित रूप से हिंसक हमले का विरोध करने के लिए सैनिकों को आदेश दिया था कि एक देश, क्या होगा साथियों कि देश एक गृह युद्ध की कगार पर है। मतलब उन्होंने संदेश दिया गया है, क्या हुआ था कि वहां के जितने भी सशस्त्र बल थे
उनमें क्या हुआ था, हिंसक जो हो गए हमले का विरोध चल रहा था, तो इसलिए कहा कि इससे साथियों क्या हो जाएगा, जैसे अपने यहाँ अभी फिर क्या है, सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ के बीच में फिर क्या हो जाए, आपसी तालमेल ना बैठना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वहां साथियों गृह युद्ध की कगार पे आ जाएगा। इसलिए वहां के जो प्रधानमंत्री थे अली अहमद, उन्होंने फिर क्या हुआ है, इस चीज को सचेत कर दिया गया है। और साथियों ध्यान रखना, यहाँ के साथियों राष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रपति कौन है साथियों, तो साथियों कौन है, सहिल सहिल वर्के, ठीक है ना साथियों, क्या है, सहिल वर्क जो है साथियों यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में है साथियों, क्या होगा, सहिल राष्ट्रपति जो है यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और जो प्रधानमंत्री है साथियों क्या होगा, अली अहमद फिर क्या है, वो प्रधानमंत्री है, ठीक है ना साथियों, क्या होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। आप सभी के पास इतनी जानकारियां होनी चाहिए। अब चलते साथियों मैप पर आपको दर्शन कराते हैं, क्या होगा साथियों, मैप पर दर्शन कराते हैं इथोपिया का। और इथोपिया का आप ये देखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप में फिर क्या होने वाला है, ये देश है, कंट्री है, ठीक है ना, ये क्या होगा साथियों, इथोपिया होगा। और यहीं भी फिर क्या होगा, अब बात बताऊंगा आपको, एक और जो होगा वो भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है, जिससे ये चीजें फिर क्या होगा, अब ये भी क्या होगा, एक और महाद्वीप में टूटने के कगार पर फिर क्या होगा, वो बनने जा रहा है। ये साथियों क्या है, इथोपिया है, ठीक है ना साथियों। और ये क्या है, टेग्री रीजन है साथियों, क्या होगा, ये होगा आपके साथ में जो आप देख रहे होंगे, ये पट्टी वाला, ये क्या है साथियों, ये टेग्री रीजन है। तो साथियों यहीं पे जो होगा चर्चा में रहने का मुख्य कारण क्या है, कि यहाँ पर क्या होगा, एक युद्ध, गृह युद्ध जैसी घटनाएं क्या हुई है, परिलक्षित हुई है या देखने को मिली हुई है। आदिस क्या हुआ साथियों, आदिस अबाबा फिर क्या है, यहाँ की राजधानी है। और इतनी भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैपिंग के माध्यम से आप समझते रहिएगा। तो दोस्तों मैं आपको जब भी बताता हूँ कि हमारे साथ में बैठिए, तो वर्ल्ड और इंडिया के मैप के साथ में जरूर बैठिए, जिससे आपके पास फ्रेंड क्या होगा, इससे आपको दो चीजें जाननी होगी। एक तो फ्रेंड आपके पास में किसी भी मैप के बारे में पूछूंगा तो आपको ध्यान आएगा कि सर ने मैप में कहाँ बताया था। जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो तैसे फ्रेंड क्या होगा, महाद्वीप का नाम याद हो जाएगा कि वो किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है ना। वैसे भी मैं आपको क्या होगा साथियों की अभी तो काम नहीं चल पा रहा है, उतना सेशन कुछ नहीं चल पा रहा है क्योंकि कुछ दिक्कतें चल रही है। 20 तारीख के बाद में फिर क्या होगा, 20 तारीख के बाद में, नवंबर के बाद में आपको जो सारे सेशन होंगे वो आपको पूरी तरह से वेल मेंटेन जो सेशन मिलेगा। हम आपको लाइव चैटिंग अभी नहीं देख पा रहे हैं, वो लाइव चैटिंग भी देखेंगे साथियों, और आपके साथ में डिस्कशन भी करेंगे। आप जो भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम उसका भी क्या करेंगे साथियों, बताते रहेंगे। और जो जियोग्राफी का कोर्स होगा वो साथियों भी आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि अब जो अपना 20 तारीख फिर क्या होगा, थोड़ा नए स्टूडियो पे जा रहे हैं, वहां पे फिर क्या होगा, सारी क्लासेस जो होगा आपके पास रेगुलरली अब मिलने वाली है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अभी फिर कहा गया है कि किसको भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC को नियुक्त किया गया है। साथियों क्या होगा, CIC यानी मुख्य चुनाव क्या हुआ, सूचना आयुक्त के रूप में फिर क्या होगा, नियुक्त किया गया है। संजय कुमार शुक्ला, मनमोहन सिंह, यशवर्धन सिन्हा। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर, ओके। यशवर्धन सिन्हा फिर क्या है, इनके भारत के फिर क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके रूप में साथियों, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। आप सभी को दोस्तों को बता दें, इनका जो पद होता है वो फिर क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश के बराबर में होता है। क्या होता है साथियों, मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं साथियों, उनके बराबर में ये क्या होता है साथियों, ये जो पद होता है क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश के बराबर में होता है। बिमल जुल्का फिर क्या है, बिमल जुल्का अगस्त 2020 में मुख्य चुनाव आयुक्त के अपना जो कार्यकाल है उन्होंने पूरा कर लिया है। कौन है, इससे पहले कौन थे साथियों, बिमल जुल्का थे, जिनका जो कार्यकाल हुआ है वो अगस्त 2020 में पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग क्या है साथियों, केंद्रीय जो सूचना आयोग है इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसकी नियुक्तियां कौन करता है साथियों, तो इसकी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाती है। भारत के क्या होगा साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सलाह पर इनकी नियुक्तियां जो होती हैं वो की जाती है। और इनका जो पद होता है साथियों क्या होता है, वो एक मुख्य न्यायाधीश के मुख्य रूप में बराबर में होता है, ठीक है ना साथियों। चलिए अब साथियों देखते हैं भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, भारतीय जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो होता है साथियों, इनको किस प्रकार से चुना जाता है आपको ये बताना है। इनका अपन कोई चुनाव नहीं होता, ठीक है ना साथियों। भारतीय जो होगा, ये जो जिसका जो चुनाव करते हैं इनका कोई चुनाव नहीं होता है, इनका क्या होता है साथियों, इनको नियुक्ति मिलती है। तो भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख का क्या होता है साथियों, वो प्रमुख होते हैं। और भारत के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष
रूप से राष्ट्र और राज्य चुनाव करने की जिम्मेदारी होती है। साथियों क्या होता है, इनके ऊपर निष्पक्ष और राष्ट्र और राज्य के अंदर अगर में चुनाव कराने की जो होती है स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है साथियों, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी नियुक्तियां करते हैं। पहली चीज, इनका जो कार्यकाल होता है साथियों 6 वर्ष का होता है, या अधिकतम जो 65 वर्ष की जो सीमा है उसको प्राप्त कर चुके होते हैं तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जैसे फिर क्या होता है, ये जो कार्यकाल होता है एक प्रकार से अगर देखें तो जो राज्यसभा के फिर क्या होते हैं, जो आपके साथ में कर्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, जो नेता मंत्री होते हैं राज्यसभा के, कहा कि साथियों जो राज्यसभा के होते हैं उनका भी कार्यकाल फिर क्या होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है। और जो चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी क्या होगा साथियों, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो होते हैं, क्या साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होते हैं उनके बराबर में इनका वेतन भी होता है और इनका सम्मान भी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा क्या होता है साथियों, इसे संसद के द्वारा, अब संसद में सभी को पता होगा साथियों क्या होता है, RRL होता है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। क्या होगा साथियों, संसद के यानी कि राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा के महाभियोग के द्वारा इसे राष्ट्रपति द्वारा फिर क्या हो सकता है, हटाया भी जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उस स्थिति में ऐसा हो सकता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर सभी को राइट आंसर मिल चुका होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर घोघा और हजीरा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा जो है शुभारंभ किया गया है। स्थान क्या साथियों, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है या बिहार है। दोस्तों यहाँ से अपना राइट आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, गुजरात के। क्योंकि साथियों मोदी जी भी कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, तो उन्होंने अपने जो होगा मातृभूमि पर क्या किया साथियों, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घोघा और हजीरा, क्या साथियों, घोघा और हजीरा के बीच में रोपैक्स फेरी सेवा का जो है वो शुभारंभ किया गया है। अब आप ये देख सकते हैं साथियों क्या होगा, ये है फेरी सेवा। ठीक है ना साथियों, ये साथियों क्या होगा, ये आपके साथ में है, ये आपके साथ में फेरी सेवा है जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और ये साथियों हुआ कहाँ पे, गुजरात में हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में घोघा और हजीरा के बीच में रोपैक्स फेरी सेवा का शुभारंभ किया गया है। नौकापोत या वोयेज क्या हुआ है, सिम्फनी नामक एक 3 मंजिला जहाज है। ये फिर क्या होगा दिखेगा, 1 मंजिला, 2 मंजिला, ये 3 मंजिला, फिर क्या ये 3 मंजिला जहाज हो गया, जिसमें 30 ट्रकों, क्या साथियों, 30 ट्रकों, 100 यात्री कारों और 500 यात्रियों को लोड करने की जो है भार क्षमता है। 30 ट्रक की क्षमता जान साथियों समझ सकते हैं कितना भार हो जाएगा, 100 यात्री की क्षमता कितनी है, और जो कार क्या होगा, 100 कार, 30 ट्रक और 500 यात्री को क्या कर सकता है साथियों इसमें बैठाया जा सकता है। इस टर्मिनल में प्रशासनिक कार्य जो कार्यालय है, इमारत, पार्किंग क्षेत्र, सब स्टेशन और वाटर टावर आदि की जो सुविधाएं फिर क्या होगी इसमें मुख्य रूप से समाहित की गई है। आगे साथियों बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो जो गुजरात के सीएम है साथियों, गुजरात के साथियों जो सीएम होगा कौन होगा, विजय रूपानी है। कौन होगा साथियों, विजय रूपानी यहाँ के फिर क्या है, सीएम है। इसके साथ फिर क्या करें, अगर गवर्नर की बात करें, राज्यपाल क्या होगा साथियों, राज्यपाल फिर कहा यहाँ के क्या है, आचार्य देवव्रत है। ठीक है ना साथियों, क्या होगे, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत फिर क्या हो गया यहाँ के फिर क्या है, राज्यपाल है। और इसके साथ ही फिर बात करें अगर सीजेआई यानी क्या है, चीफ ऑफ जस्टिस, क्या होगा साथियों, सीजेआई। ध्यान साथियों कौन है यहाँ पे, ध्यान रखना, विक्रमनाथ। साथियों क्या होगा, विक्रमनाथ, क्या होगा साथियों, विक्रमनाथ जो है वो यहाँ के क्या है, मुख्य जो क्या साथियों, सीजेआई है। साथियों क्या होगा, सीजेआई यानी कि चीफ ऑफ जस्टिस कौन है साथियों, मुख्य जो होगा वो विक्रमनाथ है। तो यहाँ पे जितनी भी जानकारियां थी, और यहीं से फिर क्या होगा आप सभी को बता दें, यहाँ पे फिर क्या होगा आपके पास में एक नेशनल पार्क है, इसे फिर क्या कहते हैं, कौन सा नेशनल पार्क है आप सभी को बताना है। आप सभी को फिर क्या बनना है, गिर नेशनल पार्क फिर क्या होगा यहीं पर है, क्या होगा साथियों, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क हो। यहीं पे फिर क्या है, कच्छ है। कच्छ फिर क्या है आप सभी को बताना होगा कि कच्छ कहाँ पर स्थित है। कच्छ क्या फिर क्या है, गुजरात में स्थित, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। साथियों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और जो अभी कल हुई ये घटनाएं, रात में घटनाएं हुई हैं साथियों 11 बजे के करीब में, आईपीएल 2020 का जो 13वां संस्करण था वो किसने जीता आपको बताना है। मुंबई इंडियंस,
दिल्ली डेयर डेविल्स या पंजाब फिर क्या हुआ है किंग्स इलेवन पंजाब या रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, क्योंकि फाइनल में फिर जो दो टीमें गई थी कौन थी, दिल्ली और मुंबई, ये फिर क्या थी फाइनल मैच क्या हुई है खेली थी। और फाइनल मैच में जीता किसने है साथियों, मुंबई ने जीता हुआ है। जीता किसने साथियों, मुंबई में जीता हुआ है। तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। मुंबई ने फिर क्या हुआ है दिल्ली को हरा दिया हुआ है फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से, ठीक है ना साथियों, 5 विकेट से इन्होंने हराया है। अब देखिएगा आईपीएल 2020 का खिताब जो होगा वो मुंबई इंडियंस ने जो होगा दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा कर किया है। और साथियों ध्यान रखना ये 5वीं बार क्या हुई है कि विजेता रही है, फिर क्या हुई 5वीं बार विजेता बनी हुई कौन, 5वीं बार फिर क्या हुई है विजेता बनी है, कौन बनी हुई है, मुंबई बनी हुई है। अब इसके बारे में जानकारियां क्या 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 नोट कीजिएगा। सबसे पहले इस मैच में फिर जो कल का मैच हुआ था टॉस जीता था तो किसने, मुंबई दिल्ली ने फिर क्या हुआ टॉस जीता और उसने फिर क्या किया बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले टॉस जीता बल्लेबाजी का निर्णय किया और उनकी कुल टीम क्या हुआ साथियों 100 जो हो गया 56 रन बना 7 विकेट खोकर फिर क्या हुई 156 रन बनाए 20 ओवरों में, ठीक है ना। जिसमें श्रेयस अय्यर क्या हुआ साथियों, श्रेयस अय्यर फिर क्या होगा यहाँ पे जितने भी श्रेयस अय्यर थे, ठीक है ना, श्रेयस अय्यर ने फिर क्या हुआ 65 रनों की नाबाद पारी की, ठीक है ना साथियों। इसके बाद में अगर सबसे ज्यादा रन बताया जाएगा दिल्ली की तरफ से तो श्रेयस अय्यर ने ही बनाए थे 7 विकेट खोकर 156 रन। इसके बाद साथियों मुंबई की टीम ने 157, मुंबई की टीम ने फिर क्या हुआ 157 रन बनाए, 157 रन बनाए थे, जिसमें से क्या हुआ साथियों यहाँ के जो कैप्टन है कौन है साथियों रोहित शर्मा, ठीक है ना। क्या हुआ साथियों रोहित जो शर्मा है, रोहित शर्मा ने फिर क्या हुआ था 68 रनों की शानदार पारी खेली थी। क्या हुआ साथियों 68 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसकी बदौलत क्या हुआ साथियों मुंबई जो इंडियंस था वो ये मैच जीत गया था, ठीक है ना। और आपको बता दें आपके साथियों पे यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले चीज देखिएगा कि जो फाइनल मैच था वहां पे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच साथियों किसको दिया गया है, तो मैन ऑफ द जो मैच साथियों था वो दिया गया है ट्रेड बोल्ट को। क्या हुआ साथियों बोल्ट को दिया गया था। इस बार ये सफल जो है सबसे सफल कामयाब रहे, इन्होंने लगभग 4 विकेट लिए थे। इसके बाद फिर क्या हुआ था मैन ऑफ द सीरीज, सीरीज का फिर क्या हुआ किसको चुना गया है, सीरीज को जो फिर दिया गया है वो दिया गया है पार्टिकल को। क्या हुआ साथियों पार्टिकल को दिया गया है, पार्टिकल को, ठीक है ना। पार्टिकल को फिर क्या हुआ सीरीज दिया गया है। अब यहाँ से कुछ और जानकारियां हैं। इस सीरीज में सबसे अधिक रन क्या हो गया, सबसे जो अधिक किया हुआ है रन किया हुआ साथियों वो किसने बनाए हैं, तो ये हुए हैं फिर केएल राहुल। क्या हुआ साथियों केएल राहुल जो हुआ है वो सबसे अधिक रन बनाए हैं इस मैच में। सबसे अधिक जो विकेट रहा है क्या होगा साथियों, सबसे अधिक जो विकेट रहा है वो लिया हुआ है रबाडा ने, किसके साथियों रबाडा ने, ठीक है ना। और सबसे अधिक अगर फिर किया जाएगा छक्के लगाए हैं, क्या होगा सबसे साथियों जो सबसे अधिक छक्के लगाए हैं वो किसने लगाए हैं, ईशान किशन ने। क्या होगा साथियों ईशान किशन ने सबसे अधिक छक्के लगाए हैं। 6 लगाने वाले जो सबसे अधिक छक्के लगाए हैं साथियों किसने लगाया है, ईशान किशन ने लगाए हैं। और साथियों महत्वपूर्ण जानकारियां ये होती हैं कि सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं यहाँ पे, सबसे अधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं वो क्यों रहे हैं, सबसे अधिक जो होगा महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं कौन है वो क्यों रहे हैं, जोफ्रा आर्चर। क्या हुआ साथियों जोफ्रा आर्चर रहे हैं वो फिर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी। और सबसे अधिक स्ट्राइक रेट किसका रहा है साथियों, सबसे अधिक जो होगा स्ट्राइक रेट के साथ में, सबसे अधिक जो होगा स्ट्राइक रेट में साथ में रन बनाने वाले जो खेल रहे हैं वो रहे हैं पोलार्ड। कौन साथियों पोलार्ड रहे हैं जो सबसे अधिक स्ट्राइक रेट के साथ में रन बनाया है, ठीक है ना साथियों। सबसे अधिक स्ट्राइक रेट बनाने वाले जो खिलाड़ी थे वो कौन थे साथियों रबाडा थे, ठीक है, वो कौन की जगह थे साथियों पोलार्ड थे। तो इतनी जानकारियां फिर आपको पास होनी चाहिए। ये कौन सा संस्करण था साथियों ध्यान रखना, ये आईपीएल का 13वां संस्करण था। क्या होगा साथियों 13वां संस्करण था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 5 बार विजेता जो है वो घोषित हुई है। क्या होगा साथियों 5 बार जो होगा वो मुंबई इंडियंस ने ये खिताब को अपने नाम किया हुआ है। महत्वपूर्ण जानकारी साथियों आपके पास मिल चुकी है। आगे कुछ और वही जानकारियां फिर क्या होगी आपके पास बात करते हैं।
ये फ्रेंड फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था, ध्यान रखना है आपको। तो साथियों जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये फ्रेंड कहाँ पे हुआ था, ये फाइनल मुकाबला हुआ था दुबई में। क्या हुआ था साथियों, दुबई में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था साथियों, दुबई में हुआ था यह मैच। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। सऊदी, दुबई और फ्रेंड क्या हुआ था, शारजाह, ये 3 मैच जगह हुआ है पूरी तरह से फ्रेंड क्या हुए थे ये मैच, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड जानकारी जितनी हो चुकी है, मिल चुकी है, वो आपको हमने बता दिया हुआ है। जो साथियों जो पर्पल कैप रहा है वो किसके पास रहा है, केएल राहुल, क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक फ्रेंड क्या हुआ था इस सीरीज में रन बनाए थे। और वो फ्रेंड कितने रन बनाए थे आपको बताना हुआ, 670 रन। इस सीरीज में सबसे अधिक 670 रन बनाने का जो कारनामा रहा है वो किसके नाम से रहा है, केएल राहुल के नाम पर रहा है। साथियों उम्मीद करता हूँ इसी के साथ में आज की जो हमारे जो प्रश्न है उनका सेशन फ्रेंड क्या रहा है, समाप्त हो रहा है। तो फ्रेंड मिलते हैं कल एक और सेशन के साथ में सुबह के 9 बजे। तब तक हम लेते हैं आपसे विदा फ्रेंड और कहते हैं आप सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैप्पी जर्नी। और आप सबके जीवन का जो आज का फ्रेंड क्या दिन रहे वो बहुत अच्छी तरह से बीते। इसी के साथ में मिलते हैं आपके पास में कल वाली क्लास में। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।